साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे नूपुर की, जहां पर डीएफओ की दबंगई का मामला सामने आया है। डीएफओ जब अपनी गाड़ी से राजेंद्र ग्राम से पेंड्रा गिट्टी जा रहे थे, तभी एक मोड़ पर उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ गया, जिससे उनकी गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। गुस्साए डीएफओ ने ट्रक का पीछा कर ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, डीएफओ ने पुलिस में एफआईआर भी की है और ट्रक जब्त करा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदौर पुलिस के ऑपरेशन प्रहार में हुई ड्रग्स पेडलर्स पर कार्रवाई के बाद पुलिस आरोपियों की चेन को तोड़ने के लिए कोर्ट पहुंची। पुलिस ने कोर्ट में प्रतिवेदन दिया है कि जेल में बंद आरोपियों की जमानत निरस्त की जाए, जिससे कि समाज में फैल रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाई जा सके। दरअसल आरोपियों को कोर्ट से जमानत इस शर्त पर दी जाती है कि वो अब फिर से नशे का कारोबार नहीं करेंगे। बावजूद ऐसे लगभग 50 पेडलर इंदौर पुलिस ने चिन्हित किए हैं जो जमानत पर बाहर हैं और फिर से नशे का कारोबार कर रहे हैं। अब इन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने प्रतिवेदन पेश किया है कि इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए और जो पहले से जेल में बंद हैं उनकी जमानत निरस्त की जाए। अभी हाल ही में कुछ प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जिसमें कई ड्रग पेडलर्स एक बार ही नहीं बार बार पकड़े जा रहे हैं और जो माननीय न्यायालय जो ज़मानतें देते हैं उसमें यह शर्त रहती है कि वो इसी प्रकार का अपराध फिर से पुनः नहीं करेंगे। चूँकि उन्होंने इस शर्त का उल्लंघन किया है, उस मुद्दे पर सभी सक्षम न्यायालयों के सामने यह आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा कि वे पूर्व का जो केस है उसमें जिन्हें जमानत पर छोड़ा गया है उसे निरस्त किया जाए। ऐसे कितने तरफ अभी 2023 में ही 5 प्रकरण। ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। खबर एक मां की जिसने अपनी कोख से जन्मे जुड़वा बच्चों को खो दिया। पेट में ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। घर में दर्द से तड़प रही इस महिला को देख एक पड़ोसी महिला का दिल पसीजा तो उसने जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया। महिला दयावती की हालत गंभीर है, उसे गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। ना ससुराल पक्ष और ना ही मायके पक्ष के लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पति भी छोड़कर गुजरात में है। ऐसे में नवजात का शव पिछले 2 दिनों से लावारिस पड़ा हुआ है। जिला अस्पताल प्रबंधन ने नवजात के शव को दफन करने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा है। सूचना दी गई कि कोई साथ में नहीं हैंड ओवर देने के लिए। पुलिस को सूचना देने के बाद जो बेबी आई हुई, जो बच्चे आई हुई डिलीवर्ड हो गए थे, उनको मॉर्चरी शिफ्ट कराया गया उनका पीएम करने के लिए। ठीक है, और फिर नगर निगम वाले को भी इसकी जानकारी दे दी गई है कि ऐसा ऐसा केस है। उस मरीज के साथ कोई मरीज महिला के साथ कोई भी साथ वाले नहीं आए। 2 नवजात शिशुओं का शव था, उसको अंतिम संस्कार के लिए हम लोग को भेजा गया था। तो 2 बजे 2:30 बजे करीब पहुँचे हम लोग। तो यहाँ जहाँ शव प्राप्त होता है वहाँ कांटेक्ट किया तो अभी तक कोई मिला नहीं हम लोग को 2-2.5 घंटे से। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बड़ी ओमती इलाके की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको हम जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर प्लास्टिक के गोडाउन में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बड़ी ओमती इलाके की ये पूरी घटना। हालांकि गोदाम में आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया, लेकिन प्राथमिकता है कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जाए। प्लास्टिक का गोदाम है, इसीलिए आग बुझाने में थोड़ी परेशानी यहां पर आ रही है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। बड़ी ओमती इलाके की ये पूरी घटना, प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी। देखिए भीषण आग की लपटें गोदाम से निकलती हुई आपको नजर आ रही होंगी। हालांकि गोदाम में आग कैसे लगी है पता नहीं चल पाया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता पवन पटेल जुड़े हुए हैं फोन पर। पवन, क्या कुछ जानकारी है, आग कैसे लगी है, पता चल पाया क्या? जी, पुलिस फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है और जब उसकी जांच की गई गोदाम के अंदर तो जानकारी ये सामने आ रही कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ था। तकरीबन 9 बजे ये
घटना हुई थी कि जब दुकान बंद करके और सभी लोग जा रहे थे, उसी समय अचानक दुकान के अंदर से धुआं उठने लगा और उसके पीछे बनी गोदाम में रखा हुआ सामान धू धू कर जलने लगा। चूंकि ये प्लास्टिक का गोडाउन था, प्लास्टिक टॉयज और जरूरी सामान जो घरेलू उपयोग के होते हैं वो तमाम चीजें यहाँ रखी हुई थी, जिसमें आग जल्दी फैल गई और गोदाम में रखे तमाम सामान को अपनी चपेट में ले लिया। नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन अभी भी नहीं हो पाया है, लेकिन तकरीबन 5 से 7 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। 3 घंटे तक फायर ब्रिगेड, वो पुलिस और स्थानीय व्यापारी जो वहाँ मेन मार्केट के हैं वो सभी मिलकर प्रयास करते रहे और 3 घंटे में आग पर काबू पाया है। फिलहाल आग बुझा दी गई है और अभी अंदर जांच चल रही है कि कहीं कोई चिंगारी ना दबी हो, क्योंकि ये रहवासी क्षेत्र होने के साथ साथ मुख्य बाजार भी है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, मेरा सवाल आपसे यही था। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि जहां पर गोदाम है प्लास्टिक का, वहां पर रिहायशी इलाका भी ये नजर आता है। क्या आग ने आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के मकानों को भी चपेट में लिया था क्या? पुनीत, तो फिलहाल आग जो है गोडाउन चूंकि बहुत बड़ा था, दुकान भी उससे लगी हुई थी, जो कृष्णा टॉयज बताया जा रहा है, कृष्णा टॉय की ये पूरी दुकान और गोदाम थी, तो उनका एरिया काफी बड़ा है, उसी में आग फैल पाई थी। आजू बाजू के जो आसपास दुकानदार हैं, गोदाम मालिक हैं, उन्होंने सुरक्षा के तमाम प्रयास शुरू कर दिए थे। अगल बगल से फायर एक्सटिंग्विशर और पानी की बौछार शुरू कर दी थी, जिससे आसपास आग नहीं फैल पाई। लेकिन गोदाम के अंदर जाने में चूंकि सकरी गली थी, तो फायर ब्रिगेड भी वहां पर अंदर नहीं जा पा रही थी, पुलिसकर्मी भी नहीं जा पा रहे थे, व्यापारी भी नहीं जा पा रहे थे, जिस कारण अंदर रखा हुआ सामान नहीं बचाया जा सका। लेकिन आसपास की दुकानें फिलहाल सुरक्षित हैं। मामूली नुकसान हुआ है, दीवारों में आग पहुंची थी, लेकिन अंदर रखा सामान आसपास की दुकानों का बच गया है। लेकिन यहाँ जो सामान रखा था गोडाउन में, वो पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे भोपाल से खबर, जहां भिन्न निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संजीव श्रीवास्तव पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने के आरोप लगाए। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हटाने की मांग की है। गोविंद सिंह ने कहा है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक वो लाहौर विधानसभा क्षेत्र में रहे। 600 मतपत्र जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे उन्हें मतदान से वंचित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन यानी संजीव श्रीवास्तव रहते हैं तो गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चीफ सेक्रेटरी के इशारे पर यह सब हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने जानबूझकर भिंड जिले में संजीव श्रीवास्तव की पोस्टिंग की थी। हमने मांग की है कि संजीव श्रीवास्तव भिंड के निर्वाचन अधिकारी रहते, काउंटिंग के दिन निष्पक्ष मतगणना नहीं हो सकती, इसलिए उनको हटाया जाए। लगातार उन्होंने 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं, कलेक्टर आज तक 35 वर्षों नहीं देखा कि कलेक्टर 2-2 घंटे एक मतदान केंद्र में बैठ रहा। हमारे खुद के निर्वाचन मतदान केंद्र में 3 बार कलेक्टर ने ड्यूटी की, 5 विधानसभा में न जाकर केवल लारे बैठे रहे। इस प्रकार उनकी नीयत साफ नहीं है। खंडवा में चुनाव से पहले जुड़ी बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां जिन डाक मतपत्रों से चुनाव 17 से पहले हो जाना चाहिए था, उन डाक मतपत्रों से चुनाव 20 नवंबर को कराया गया। मामले का खुलासा होने के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मतदान को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मतदान की तारीख के 3 दिन बाद 20 नवंबर को 123 डाक मतपत्रों से मतदान करवाया गया। मामला खंडवा का है। ये सभी डाक मतपत्र उन पुलिसकर्मियों के थे जो विभिन्न जिलों से खंडवा जिले में चुनाव ड्यूटी करने आए थे। इनका मतदान 17 नवंबर से पहले हो जाना था, लेकिन मतदान नहीं हो पाया। जब नोडल अधिकारी को ये बात पता चली तो उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को बताए बगैर 20 नवंबर को मतदान करवा दिया। जब ये बात जिला निर्वाचन अधिकारी को पता चली तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट भोपाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी। अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले की जांच कर रहे हैं। देखिए, दूसरे जिले के मतदाताओं के जो यहाँ पे पदस्थ है पुलिसकर्मी के रूप में 123 लोगों के वोटिंग यहाँ पे पोस्टल बैलेट के रूप में की गई है और सारी वस्तु स्थिति के संबंध में आयोग को अवगत करा दिया है और आयोग से जो भी दिशा निर्देश होंगे
उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर पता चला है कि विधानसभा चुनाव में खंडवा जिले के आसपास के जिलों से पुलिसकर्मी विधानसभा चुनाव ड्यूटी में आए थे। ये डाक मतपत्र इन्हीं पुलिस कर्मचारियों के थे जिनका मतदान उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के लिए होना था। अब ये मामला केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि 123 पोस्टल बैलेट डाले गए जो विभिन्न जिलों में पदस्थ पुलिसकर्मियों के थे। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद प्रदेश में ये मामला अब सुर्खियों में है और सभी की नजर चुनाव आयोग की आगामी जो इस मामले में कार्रवाई हो सकती है उस पर भी टिकी हुई है। आज राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। सीएम शिवराज ने राजस्थान केरल में 3 सभाएं की। बागीदौरा, बांसवाड़ा और विजय संकल्प सभा में कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कांग्रेस राजस्थान से बाहर हो जाएगी और बीजेपी की बम्पर जीत होगी। मध्य प्रदेश के अगरतलाई से कुछ दूर मालवीय जी का ससुराल है मोटीला अध्यक्ष, पार्टी के प्रभारी, आप सबका मेरी ओर से मेरी जनता प्रमुख ने मुझे सुटकी बजा के कहा दिन में गुम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज देवोत्थानी ग्यारस भी है। आज से देव जगेंगे और कांग्रेस सो जाएगी। 3 दिसंबर कांग्रेस राजस्थान से बाहर और 3 दिसंबर बीजेपी की जीत बम्पर। प्रदेश में होने वाले चुनाव के बाद अब आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। इसी बीच कांग्रेस के द्वारा ऐसे अधिकारियों की सूची भी तैयार की जा रही है जिन पर चुनाव में कांग्रेस को सहयोग न करने का आरोप लगा है। बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। रिपोर्ट देखें। इंदौर में कांग्रेस अब ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन पर कांग्रेस को सहयोग नहीं करने के आरोप है। इन अधिकारियों की लिस्ट भोपाल भेजी जा रही है और इन अधिकारियों पर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने के आरोप लगे हैं। कमलनाथ के पास भेजी जा रही लिस्ट को लेकर सियासत गर्म है। कमलनाथ जी ने जितने 230 प्रत्याशी एवं जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष है, उन सबसे उन अधिकारियों की एक सूची बुलवाई है जिन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में चोरी की। कमलनाथ जी पहले भी कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकारियों को कि कल के बाद आज आएगा और आज के बाद जब वो परसों 3 दिसंबर 2023 को आएगा तो जितने कमल छाप अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस का सहयोग नहीं करने वाले अधिकारियों की लिस्ट को लेकर बीजेपी का कहना है कि चुनाव में सभी अधिकारियों के द्वारा निष्पक्ष तरीके से काम किया गया और बीजेपी कभी ऐसी सूची नहीं बनाती। जो संस्कृति है ये पहले से आज से नहीं है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी अधिकारियों को डराना, धमकाना, चमकाना, जो अधिकारी उनके फेवर के थे उनका प्रमोशन करना, जो उनके फेवर के नहीं थे उन्हें लूप लाइन में डालना, ये कांग्रेस ने पुराने समय से करती आई है। फिलहाल कांग्रेस का सहयोग नहीं करने वालों की लिस्ट को लेकर सियासी उबाल है। 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। जब नतीजे आएंगे पता चलेगा कि इस लिस्ट का क्या होगा, कार्रवाई या कूड़ेदान में जाएगी। सीहोर की आष्टा नगरपालिका परिषद की लापरवाही से दुखी होकर वार्ड 15 के रहवासियों ने नगरपालिका परिषद के कार्यालय पर जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल आष्टा नगरपालिका की सफाई व्यवस्था को लेकर इन रहवासियों में खासा आक्रोश है। उनका कहना था कि सफाई व्यवस्था पिछले कुछ दिनों से ठप पड़ी हुई है। वार्ड के पार्षद ने भी नगरपालिका प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चौपट पड़ी है। दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े त्योहार पर भी मोहल्ले की सफाई नहीं हुई, जिससे ये पता चलता है कि खुद नगरपालिका बीमार है। मैं भी आ रहा हूं। पेट्रोल ले लो, मैं भी आ रहा हूं। सागर में पानी से भरे गड्ढे में डूबे 3 बच्चे, तीनों की मौत हो गई। देहरी गांव की घटना है। बड़ा दुखद हादसा सागर में हुआ जहां पर पानी से भरे गड्ढे में 3 बच्चे डूब गए और तीनों की ही जान चली गई है। देहरी गांव की घटना, पुलिस मौके पर पहुंचती है। तीनों बच्चों के शवों को पानी से बाहर निकाला जाता है। बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ सागर में, जहां पानी से भरे एक गड्ढे में 3 बच्चे डूब गए। गहराई में जाने से बच्चे
पानी में डूब गए और तीनों बच्चों की जान चली गई। सागर के देहरी गांव की ये घटना है। गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों पर दुख का पहाड़ टूटा है। उन्होंने अपने चिराग को खो दिया। बेहद गमगीन माहौल देहरी गांव में, सागर के देहरी गांव में इस वक्त, जहां पानी के गड्ढे में, पानी से भरे एक गड्ढे में 3 बच्चे डूब जाते हैं और तीनों की जान चली गई है, तीनों की मौत हो गई। उधर उज्जैन में अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम को दागा गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। देखिए रिपोर्ट। देश के दिल पर दाग, कुछ घंटों के भीतर दूसरा दाग। पहले शहडोल, अब उज्जैन। इलाज के नाम पर बच्चे को दागा। महाकाल की नगरी में मासूम से महापाप की यह कहानी आपको रुला देगी। महिदपुर के किशनखेड़ी के रहने वाले परिवार में 1 महीने के बच्चे को निमोनिया हो गया। इलाज के नाम पर मासूम को दाग दिया गया, गहरा दाग। जब हालत बिगड़ी तो अस्पताल की याद आई। हालांकि अस्पताल ने बच्चे को भर्ती करते वक्त सवाल पूछे जिनके जवाब नहीं मिले। परिवार अंधविश्वास का खंडन करता रहा और मासूम के शरीर के दाग को छोटे बच्चे की शैतानी की कहानी बताता रहा। अब आप तय करिए कि किस बात पर शर्म ज्यादा करनी है, कि इनके दिमाग पर दाग है या अस्पताल से ज्यादा भरोसा आज भी बैगा, ओझा, गुनिया के ऊपर है। और रुकिए, जा कहां रहे हैं, शर्म अभी बाकी है। आदिवासी बाहुल्य शहडोल और आसपास तो झाड़ फूंक दगना न सिर्फ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है बल्कि परंपरा का हिस्सा है। सोहागपुर इलाके के हरदी गांव में 1.5 महीने के मासूम को सांस लेने और पेट फूलने पर उसके परिवार ने 51 बार गर्म सलाखों से दगवाया। मासूम की हालत बिगड़ी, इसके बाद अस्पताल पहुंचे। इस घटना के बाद शैतान जैसा शब्द छोटा लगता है, लेकिन यहां तो यही अंधविश्वास की लाइलाज बीमारी ही इलाज मानी जाती है। शहडोल और आसपास के जिलों में 10 से ज्यादा मासूम अंधविश्वास की भेंट चढ़ चुके हैं। खबर श्योपुर से, जहां प्रशासन ने मिलावटखोरी पर शिकंजा कसा। प्रशासन ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए 5 दूध डेयरियों को सील कर दिया। एक दूध डेयरी में यूरिया खाद की बोरी भी मिली है। इन दूध डेयरियों में मिलावटी दूध बनाया जा रहा था। कलेक्टर के निर्देश पर विजयपुर एसडीएम ने इकलौत गांव में चल रही डेयरी पर यह कार्रवाई की थी। ग्राम इकलौत में खाद्य अपमिश्रण की कार्रवाई की जा रही है तथा माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह ग्राम में जाके कार्रवाई की गई तो पाया गया कि वहाँ डेयरी चल रही हैं वो बिना लाइसेंस की चल रही हैं तथा उनके जो था उनका कार्रवाई, उनके कागजात। प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत है, कमी है। किसान रात से खाद केंद्रों पर लाइन में लगने को मजबूर हैं। 2-3 दिन बाद उनको खाद मिल रहा है। वहीं इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। देखिए। रबी सीजन की फसलों के लिए यूरिया खाद की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जबकि किसानों को जितना खाद की जरूरत है उतनी मात्रा में उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। इन हालातों में एमपी के कुछ जिलों में खाद के लिए मारामारी मची है। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि खाद खरीदी केंद्रों के बाहर आधी रात से किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं, जो दिन भर लगी रहती हैं। कई किसानों का नंबर तो 2 से 3 दिनों बाद आता है। इसे लेकर किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और अब प्रशासन को खाद्य बिक्री केंद्रों के बाहर पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। पूरे दिन भर टोकन के लिए लगे रहे और आज सुबह 8 बजे के आए, ना खाना खाया ना कुछ खाया। और टोकन जो मिले थे उन पे यहाँ पे नंबर लगाए गए, फोन आ जाते हैं, कोई कूपन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अंदर उनके जमा हो जाते हैं पैसे। जैसे 10-20 लोगों के इकट्ठे हुए, विंडो बंद कर दी जाती है, अंदर उनके पर्ची कट जाती है, पैसे जमा हो जाते हैं। वो लोग खाद लेके जा रहे हैं। परेशानी सर बहुत धक्का मुक्की हो रही, बिल्कुल खाद ही नहीं मिल रहा है। क्या करें सर, कल का टोकन था आज भी नहीं मिल रहा है, कल भी नहीं मिला था, आज भी नंबर नहीं आ रहा है सर हमारा। इस बीच लगातार मिल रही खाद की कालाबाजारी की शिकायतों को लेकर कई जिलों में प्रशासन सतर्क हो गया है।
खाद केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और बाजारों में खाद की कालाबाजारी रोकने की कोशिश तेज हो गई है। देखिए, लंबी लाइन इसलिए लगी है कि एक बार मान लीजिए 500 किसान आगे लेने, तो व्यवस्था बनाने के लिए लाइन तो लगानी ही पड़ेगी ना। खाद की कोई किल्लत नहीं है, खाद की पूर्ति हम कर रहे हैं। क्या है, कई बार ऐसा होता है निरंतर हमारा रैक आता जा रहा है। मान लीजिए हमने आज 800 टोकन बांट दिया, 800 में हमने 700 को आज हम दे पाए, तो निश्चित रूप से उनको हम दूसरे दिन बुलाएंगे। थोड़ा सा कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, लेकिन खाद में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। इधर खाद की किल्लत पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार पर चुनाव मैनेजमेंट में लगे रहने और अन्नदाताओं की जरूरत पर ध्यान न देने के आरोप लगाए। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि किसानों के हितों के लिए हमेशा बीजेपी को चिंता रही है, कांग्रेस तो केवल झूठे आरोप लगाने का काम करती है। देखिए, शिवराज जी की सरकार जाते जाते भी किसानों को पीड़ा देके जा रही है। दुख इस बात का है कि हम सत्ता में पहले से नहीं थे, नहीं तो अब तक इंतजाम कर चुके होते। ये सरकार सिर्फ राजनीति में व्यस्त रही। निर्देश दिए कि पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश में खाद उपलब्ध है। रही बात वितरण की, देखिए चुनावी साल में हम लोग थे, चुनाव अभी निकले हैं और जिस प्रकार से उस पर कुछ चीजें थी चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी, उसके कारण कुछ वितरण में लेट लतीफी हुई है, लेकिन बहुत सुचारू रूप से आने वाले समय में किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की प्रतिबद्धता है। एक तरफ किसान खाद के लिए परेशान है, दूसरी तरफ नेता किसान के चूल्हे की आंच पर सियासत की खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन किसान समझदार है और 3 दिसंबर को इसका जवाब जरूर मिलेगा। जबलपुरी मटर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस मटर के उत्पादक किसान आंसू बहा रहे हैं क्योंकि मंडियों में उन्हें अपनी उपज की उचित कीमत नहीं मिल रही। किसानों की माने तो मटर की फसल में प्रति एकड़ 30 से 35 हजार रुपए की लागत आती है, लेकिन मंडियों में महज 15 से 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ये मटर बिक रहा है। मशहूर जबलपुरी मटर इन दिनों अब कृषि उपज मंडी में पहुंचने लगा है और किसान अपनी उपज लेकर कृषि उपज मंडी में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये मटर की बोरियां हैं जो किसान अपने खेतों से लोड कर सीधे कृषि उपज मंडी में लेकर आ रहा है, जहां इसकी बोली लगाई जाती है। और किसान जो मटर लेकर आ रहा है उसका दूसरा पहलू ये है कि अभी इसकी कीमत नहीं मिल रही है। जबलपुर में प्रतिदिन तकरीबन 6 लाख किलो मटर पहुंच रहा है कृषि उपज मंडी में, जो यहां पर व्यापारियों द्वारा बोली लगाई जाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से मटर की जो वैरायटी है उसको चेक करते हैं व्यापारी और उसके बाद इसकी बोली लगती है। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, जानेंगे कि क्या स्थिति है। भाई साहब, मटर की आवक शुरू हो गई और दुनिया भर में मशहूर है जबलपुर का मटर, क्या स्थिति है अभी, क्या कीमत मिल रही है और लाभ हो रहा है कि नहीं? हम लोग को अपने प्रॉफिट का लाभ तो नहीं मिल रहा है। हम लोग की लागत 30,000 रुपये है और कम से कम हम लोग के 1 एकड़ में 15,000 रुपये जा रहा है, यानी कि 15,000 के लॉस में है। किसान का दिल सबसे बड़ा रहता है। व्यापारी और किसान सभी हमारे साथ हैं जिनका कहना है कि समय आने पर यानी दूसरी तोड़ाई जो है वो जब शुरू होगी तब उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों को इसका लाभ हो, लेकिन किसान फिलहाल परेशान है और किसानों की स्थिति सुधरते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।